Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज दोबारा हम अफ़गानिस्तान के टॉपिक पर ही बात करेंगे क्योंकि इतना कुछ हो रहा है और बदलती हुई सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पंजशेर में अहमद शाह मसूद के जो साहबज़ादे हैं, अहमद मसूद साहब, वो एक रेजिस्टेंस ग्रुप के तौर पर काम कर रहे हैं। अमर साले हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका किस तरीके से निकला है, अभी तक उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं और वो अभी तक हैं और वो कब तक रहेंगे, और क्या अमेरिका अपने वक्त पर ही निकल पाएगा जो उन्होंने टाइम दिया है, क्या वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, जो बाकी जो नेटो फोर्सेस थे वो किस तरह निकल रही हैं, पाकिस्तान उनका किस तरह से साथ दे रहा है, पीआईए की फ्लाइट जो है वो जा रही है, पीआईए के जहाज उनको लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद तक और इवैक्यूएट कर रहे हैं सब लोगों को। और इस तरह की बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे आज। फिर हमारे साथ ब्रिगेडियर सैमसन साहब जो है वो मौजूद हैं, और आयशा जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप दोनों को वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सो आयशा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा आपसे जी सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, मैं आज आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी जो कि जो है इंसाफ ब्लॉग्स पे और डिफरेंट पीटीआई की साइट से भी ये अपलोड हुआ है, और ये आपने लिखा था अफगान फॉल एंड रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो सर, इसमें आपने बड़ा अच्छा एक यू वेरी कंसाइसली यू हैव given a picture in which you are telling कि एक माइंडसेट था, एक कौम का एक ऑनर और एक रिगार्ड था, एक उनका एक कैरेक्टर है। उसके बरक्स जो जो वेस्टर्न थे, जितनी फोर्सेस वहां पे आई हैं, ये लोग उनको मिस कैलकुलेट करते रहे। तो सर, इसका कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये व्हाट वाज दिस कंपैरिजन दैट यू हैड डन? बेसिकली मैंने दुनिया के दो बहुत मशहूर स्ट्रेटजिस्ट हैं, जूलियन लाइडर, उन्होंने एक किताब लिखी थी द नेचर ऑफ वॉर, और दूसरे हैं माइकल हार्वर्ड, ब्रिटिश थे, सर माइकल हार्वर्ड ओबी। इन्होंने कॉजेज ऑफ वॉर एक किताब लिखी थी, उसमें एक इनका चैप्टर है द फॉरगॉटन डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटजी। तो ये दो चीजें जो थी, ये जब 9/11 हुआ है उसके बाद जब हम अपने एनालिसिस कर रहे थे, तो इन्हीं दो चीजों को मैंने कोट करके अपने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और आल्सो पेपर्स व्हिच वर यूज्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, इन्हीं दो का सहारा लेके मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया था। और वो मेरा हाइपोथेसिस ये था कि अगर ये अमेरिका जंग शुरू करेगा, दे विल डू इट एट द टाइम ऑफ द चूजिंग, बट दे विल नेवर बी एबल टू स्टॉप इट एट द टाइम ऑफ द चूजिंग। क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि जंग जब शुरू होती है तो शुरू में फतवात भी होती हैं, लेकिन ट्रांजिशन फ्रॉम वायलेंस टू पीस becomes a very tricky process. और मास वाई इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में it was utter humiliation in the treaty of Versailles for the Germans, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब तक उन्होंने दो शहरों पे एटम बम नहीं गिराए, वो वॉर से एग्जिट नहीं कर सके। तो जंग में कूद जाना तो बहुत आसान होता है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि बुनियादी वजह इमोशंस थी दोनों साइडों पर, अमेरिकन जो थे उनके दिलों में नफरत थी और इंतकाम की आग थी कि ये हमारी टेरिटरी पे आके जहाजों ने ट्विन टावर्स को उड़ा दिया, पेंटागन कंट्रोवर्शियल है उसको उड़ा दिया, तो ये किस तरह हुआ और हमने उसका बदला लेना है किसी भी सूरत में। और बदला हमने अफगानिस्तान से लेना है, क्योंकि उसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान में, और इस जंग में कभी भी वो लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं कर सके थे उसामा बिन लादेन का अफगान तालिबान के साथ, लेकिन तब भी इन्होंने अफगान तालिबान को रगड़ा दिया उसमें एक नफरत की आग में। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ एक ट्राइबल कल्चर था, एक प्रीमॉर्डियल कल्चर था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फिल्म भी बनाई कैरावन्स, जेम्स ए मिशनर की स्टोरी के ऊपर, उन्होंने किताबें भी लिखी अफगानिस्तान द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, लेकिन वो भूल गए कि यही अफगानिस्तान उनके लिए भी ग्रेवयार्ड बन जाएगा। उनकी नफरत इतनी शदीद थी। इस तरफ जो था ये कल्चर था, प्राइमॉर्डियल कल्चर था, रिलीजियस वैल्यूज थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पश्तून ट्राइब्स हैं
اور پشتونس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے افغانستان میں گجر ٹرائبس کے اوپر بھی. تو یہ ملا کے تقریباً 65% 70% پاپولیشن بن جاتے ہیں. تو ان کا جو پختون ولی کا کوڈ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. سو یہ وہ کوڈ تھا جن نے ان کو 20 برس تک ایک کوہیسو یونٹ بنا کے رکھا, اور یہ لڑتے رہے, انہوں نے پرواہ نہیں کی, انہوں نے اپنے ٹائم کا انتظار کیا 20 برس تک انہوں نے اپنے ٹائم کا. سو جو دوسری منطق میں نے پیش کی وہ تھی دا سوشل ڈائمینشن آف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہے کہ پرولونگڈ کانفلکٹس میں جتنی مرضی آپ ٹیکنالوجی استعمال کر لیں, اور اس قسم کا سیمیٹریکل کانفلکٹ جس میں آپ نیوکلیر ویپنز یوز نہیں کر سکتے, باقی ہر قسم کی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کی سوشل کوہیژن زیادہ ہوتی ہے, جس کی سوسائٹیل پاور زیادہ ہوتی ہے. اور یہاں پر جو پختون ولی کا کوڈ تھا, جو ٹوگیدرنیس تھی مختلف افغان ٹرائبس کی, مجاہدین گروپس کی, وہ ساری جو ہے اس نے اوور ویلم کر دیا اوور اے پیریڈ آف 20 years. اینڈ فائنلی اٹ واز دی ایڈیوسنکریٹک نوشن آف پیٹریوٹزم اینڈ سوشل کوہیژن ان افغانستان which defeated the United States of America, which defeated NATO, ISAF, اور وہ تمام ممالک جو اس میں شامل ہوئے تھے. کیونکہ جب یہ بمباری کرتے تھے ڈیزی کٹرز کے ساتھ اور دیہاتوں کو اڑا دیتے تھے, آپ کو پتا ہے آسٹریلین آرمی میں بھی کورٹ مارشل ہوئے, ان کی پوری ایک کمانڈو یونٹ جو تھی ان کو پنشمنٹ دی گئی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ اٹراسٹی افغانستان میں بہت زیادہ ہوئی ہے. دنیا یہ تو دیکھ رہی ہے جی, ٹرافیز میں نے کہا لوگوں کی ٹرافیز بناتے رہے ہیں, کلنگ فار دیم. تو اس سے ہوا یہ کہ جو ریولشن تھی افغان سوسائٹی میں وہ بڑھتی چلی گئی. آپ اس افغان سوسائٹی کو اس لینس سے نہ دیکھیں جو نوکریاں کرتے رہے ہیں امریکنس کے ساتھ, تو ویسٹرن ممالک کے ساتھ انگریزی بولنی سیکھ گئے ہیں, دے آر ویسٹرنائزڈ, ان کا ڈرس. آپ دیکھیں اس افغان سوسائٹی کو جو باقی 90% سوسائٹی ہے, انہوں نے اس کو کس طریقے سے ویو کیا. تو یہ دو چیزیں مل کے دے بیکیم دی الٹیمیٹ ریزنس فار دا ڈیفیٹ. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں پہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں یوز کر سکتے تھے جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا, اسی طرح جیسے یہ ویتنام کے خلاف نیوکلیر ویپنز نہیں یوز کر سکے. انہوں نے یلو رین کی, اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا, کارپیٹ بامبنگ کی ویتنام میں, لیکن اینڈ میں جو ویتنامیز کا کوہیسو فیکٹر تھا, ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ آڑے آئی اور وہ حاوی ہوگی. اسی طریقے سے افغانستان میں جو ان کا اپنا افغان کوڈ ہے وہ حاوی ہو گیا ہر چیز کے اوپر. اینڈ یہ میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کے اسٹریٹجک پلانرز تھے انہوں نے پرواہ نہیں کی اسٹریٹجک تھنکرز کی. دنیا کے بڑے بڑے نام جولین لائڈر اور مائیکل ہاورڈ اور لارنس فریڈمین جو وارفیئر پہ لکھ چکے ہیں کہ ان حالات میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, اور they are they've extensively written on these subjects. اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ we will push you to stone age, we will convert you to rubble. That is رچرڈ آرمیٹیج نے کہا تھا. تو ابھی بھی جان بالٹن اب بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ جو نفرت انہوں نے ایکچولی امریکن مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے, انہوں نے جب کانکر کیا ہے امریکاز کو, انہوں نے ریڈ انڈینس کو نہیں چھوڑا, انہوں نے ہسپینکس کو نہیں چھوڑا, انہوں نے جو ادھر چائنیز تھے رہتے جنہوں نے وہ ریلوے لائن بیسیکلی بنائی جو سین فرانسسکو تک جاتی ہے, ان کو نہیں چھوڑا, انہوں نے مارمنس کو نہیں چھوڑا, اور جو ان کی بفلو تھی جو اب ان کا نیشنل سمبل ہے وہ بھی تقریباً ناپید ہوگی امریکہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو جب قتل غارت پہ آتے ہیں تو ہلاکو خان لک اسمال ان فرنٹ آف دیم. دس از ریالٹی. آپ ہسٹری دیکھیں ہاؤ دا ویسٹ واز ون, کتنی قتل و غارت ہوئی. نیٹ فلکس پہ پوری ایک سیریز ہے اس کے اوپر. یو ول ریئلائز کہ بیکاز آف their economic might, because of the military industrial complex, they thrive in such environments جہاں پر violence کا استعمال ہو بہت زیادہ. جی یہاں پر میں جو ہے جس طرح کہ اب یہ والی بات تو بالکل درست ہے, لیکن اگر ہم افغانستان کی بھی بات کریں
تو افغانستان بھی اٹس اے کنٹری آف ڈفرینٹ گروپس، اور کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے، وہ ایک مجموعہ ہے اقلیتی گروپوں کا. بیسیکلی اقلیتی گروپوں سے مراد ظاہر ہے اٹس ناٹ بیسڈ آن دا ریلیجن، اٹ از بیسڈ آن دیئر ٹرائبز ایکچولی، یو نو. اب ہم جس طرح پنشیر میں دیکھ رہے ہیں کہ پنشیر میں ایک علیحدہ ایک ریزسٹنس گروپ ہے. ریزسٹنس گروپ میں بھی دو گروپس ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ احمد مسعود کے ساتھ ہے، ایک گروپ جو ہے وہ عمر اللہ صالح کے ساتھ ہے. ایک جو وہ ایک طالبان کے ساتھ ہے، جو جن کو ویسٹ جو ہے وہ ہارڈ لائنر کہتا ہے، جو بھی ان کو کہیں جس طرح بھی کہتا ہے. اس سچویشن میں آنے والے جو حالات ہیں کہ ہم مطلب یہ ابھی تک تو جو پراببلی ویسٹ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں پر جو ہے وہ خون ریزی ہوگی، اور خون ریزی ہوگی کہ اپنے مسئلے میں پڑے رہیں گے اور ہمیں کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے اور ہر چیز. ابھی تک تو ایسا نہیں ہو رہا. تو کیا آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے جو پنشیر میں جو سچویشن ہو چکی ہوئی ہے کہ جس طرح اب جو طالبان ہیں انہوں نے اس کو آؤٹ اسکرٹ سے جو ہے اس کو گھیر لیا ہوا ہے، اندر وہ لوگ ہیں، تو کیا یہ ادھر اس طرف جا رہا ہے خون ریزی کی طرف کہ نہیں جا رہا؟ دیکھیں، میں آپ کو واپس پچھلے پروگرام میں لے جاؤں گا 1996 میں، جب پیس ایکارڈ جو تھا ایک پاور شیئرنگ فارمولا انڈر افغان فیڈریشن، سب اس پہ تیار ہو گئے تھے. اس میں احمد شاہ مسعود صاحب بھی شامل تھے 1996 میں. یہ ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا ویسٹ کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ احمد شاہ مسعود کے پنشیر کے علاقے میں فرینچ انفلوئنس بہت زیادہ آیا، انڈین انفلوئنس بہت زیادہ آیا، ویسٹ کا انفلوئنس بہت زیادہ آیا، اور انہوں نے اس کو افغانستان کا جو کنسنسس تھا پیس کی طرف، اس سے احمد شاہ مسعود کو دور کر دیا. پھر القاعدہ جو کہ ایک CIA ایسٹ تھی، اس کے تھرو اس کو مروایا گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا 9 سپٹمبر کو اسے قتل کروایا گیا تھرو سوسائڈ بامبرز. اور پھر یہ سارا فریم ورک بنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب 9/11 کے بعد افغانستان کی انویژن ہوتی ہے تو ناردرن الائنس ان کو بیسز دیتا ہے، اور ناردرن الائنس کے بیسس سے وہ پھر کابل کی طرف آتے ہیں. اور جب وہ کابل کی طرف آتے ہیں تو شاید ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے جو ایسٹرن بارڈرز تھے ان پہ انڈیا نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی، حملہ کرنے والا تھا انڈیا پاکستان کے اوپر. تو پاکستان نے اپنی ساری آرمی کا رخ جو تھا وہ انڈیا کی طرف کیا ہوا تھا باعث. تو ہمارے جو افغانستان کے بارڈر تھے وہ خالی تھے، تو انہوں نے دھکا دے کے یہ سارے ایلیمنٹس کو پاکستان میں دھکا دے دیا. وہ ادھر آگے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، اس کے بعد ہم پہ جو گزری وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ ایلیمنٹس اب پھر ایکٹیو ہوں گے پنشیر میں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تاجکستان میں اور پنشیر میں انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ان کی انٹرونشن وہاں پر بہت زیادہ ہے. اور انڈیا کی امیدیں بھی اس وقت احمد شاہ مسعود سے بہت زیادہ ہیں، اور جو ہیں وہ جو عمر اللہ صالح اس کے ساتھ. خیر عمر اللہ صالح تو ویسے بھی انہی کا بندہ ہے، وہ اٹس لائک دیئر پپٹ. وہ جو NDSA میں جب اس کا وہ چیئرمین تھا اس کے بعد. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ڈائیورسٹی ہے افغانستان میں، سوائے اس گروپ کے وہ آر بیسکلی تاجکس، باقی سب نے بیعت کر لیا طالبان کے ساتھ. باقی سب طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس قسم کی ڈیوائسو نہیں ہے. صرف یہ رہ گیا اب کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ انٹرنیشنل پارٹس کی خواہش ہوگی کہ وہاں سورش ہو، وہاں سول وار ہو، so that Afghanistan remains unstable and goes through another prolonged bout of bloodshed. لیکن یہ افغان عوام کے حق میں نہیں ہے. I think اب ٹائم آ گیا ہے، they deserve peace. جو پنشیر کے لیڈرز ہیں انہیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب وہ مزید جنگ نہیں کر سکتے. پاور شیئرنگ فارمولا میں ساتھ آئیں اور پھر افغانستان میں امن کا دورہ ہو تاکہ افغانستان ترقی کر سکے. کیونکہ ترقی کی جو گھنٹیاں ہیں ان کے افغانستان کے دروازوں پہ ناک کر رہی ہیں. Development is knocking at the doors of Islamabad, of Afghanistan. So they should not miss this opportunity.
बरेली साहब, यहाँ पर एक ये भी लोगों का तज्जिया और लोगों का ख्याल है कि क्योंकि अभी जो है अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, वो उन्होंने एग्जिट नहीं किया और वो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। और जो जिस तरह के हम काबुल एयरपोर्ट पर भी हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह से स्टैम्पीड हुआ और उसके बाद लोगों की भी इस तरह से जो हलाकतें हुई, वो एक मीडिया जो है, मखसूस मीडिया, उसका कहना है कि ये तालिबान की वजह से हुआ। एक जो है वो कहते हैं क्योंकि तालिबान के पास तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं है, तो ये अमेरिकनों की वजह से हुआ। एक तो ये बात है। तो क्या, लेकिन सवाल एक तो ये एयरपोर्ट वाली बात तो है, लेकिन उससे पहले वाला जो सवाल है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब ये तमाम फौजें चली जाएंगी, तमाम लोग चले जाएंगे, कि जितने भी कौंसलर और इस तरह के जितने भी लोग हैं, जिनके जितने भी एसेट हैं अफगानिस्तान में, तमाम मुल्कों के, वो जो भी मुल्क हो, वो बेशक इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, एंड द लिस्ट गोज ऑन, क्या उसके बाद जो है ये इनको बैक करेंगे जो अहमद मसूद और ये जो अमरुल्लाह सालेह, क्योंकि इस वक्त वो खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक उनके लोग हैं और एज पर द जो मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक तालिबान उनको कुछ नहीं कहेंगे और ये उनको कुछ नहीं कहेंगे, तो क्या उसके बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वेस्ट अपने वादे पर कायम रहेगा? देखें, as far as the airport at Kabul is concerned, outer perimeter security is with the Afghan Taliban, but they have a limitation. Imposing of law and orders in a crowd which is ready for a stampede is a very difficult thing. Forceful होने की limitations है अफगान तालिबान की, क्योंकि पूरी दुनिया की कैमरे उनके ऊपर लगे हुए हैं, तो वो एक इनहेरेंट वीकनेस है अफगान तालिबान की तरफ से, बिकॉज दे वांट टू लुक एज गुड तालिबान। तो वो ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते, वरना इस किस्म के अनरूली मॉब्स को कंट्रोल करना थर्ड वर्ल्ड में कोई मुश्किल काम नहीं होता। दूसरी साइड पे यस, देयर इज अ मिसमैनेजमेंट बाय द अमेरिकन, इट्स नॉट डिनाइड, कैनॉट डिनाई इट, देयर इज बीन अ मिसमैनेजमेंट बाय द ब्रिटिश आल्सो इन देयर सेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। तो ये इस तरीके से ही सारा चल रहा है। नाउ जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट है जो जिसकी आपने निशानदही कर दी कि दे कुड बी अ सिविल वॉर इन पंजशेर। आई होप नॉट, आई होप दे रियलाइज कि दे हैव टू मूव टुवर्ड्स पीस नाउ, बिकॉज तालिबान आर आल्सो टॉकिंग ऑफ पीस। द सेकंड सिक्योरिटी threat is from ISIS and Daesh, और वो अपना सर उठाएंगे, कभी ना कभी जरूर उठाएंगे, एंड वो it's most likely क्योंकि whenever ISIS and Daesh strike there is massive bloodshed, so they will do it the way they do it, so that is yet another security threat। और and मुमकिन है कि खुदा ना खास्ता, God forbid, if it transcends into a civil war in the Panjshir Valley, then in violence and warfare हर किस्म के लोग allies बन जाते हैं। बिल्कुल। So ये this can also happen. This is a very real scenario, but unimaginable scenario अगर ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बगैर foreign intervention के नहीं होगा। Underline it, if foreign powers will support the people in Panjshir Valley, then it will happen. If they will not support, ultimately they will come to peace. ये एक barometric analysis होगा how events take a turn in Panjshir Valley. सर, ये जो जिस तरह ये जो मसूद जूनियर हैं, ये तो बात ये भी कर रहे हैं ना कि जो है ठीक है, अगर रेजिस्टेंस आएगी तो हम लड़ेंगे, वरना अदरवाइज हम शेयर्ड गवर्नमेंट चाहते हैं। सो डू यू फील कि ये इनका अभी इतना मूड नहीं है कि भाई ये लड़ें? I think they want a better deal. They want a better deal। और तालिबान ने मसलन एक हरकत की है जो कि मैं उसके पे काफी हैरान हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा उतार दिया और अपना झंडा लगा दिया। ये एक डिवाइसिव सेंटिमेंट अफगान सोसाइटी में पैदा हुआ है। आप देखें, जलालाबाद में भी जुलूस निकले हैं, बाकी शहरों में भी, काबुल में भी औरतों ने भी निकाले हैं जुलूस अफगानिस्तान के पुराने झंडे के साथ। तो जो अलम होता है, झंडा होता है, दैट इज किसी मुल्क की एक आइडेंटिटी होता है। आई डू नॉट नो व्हाट थॉट प्रोसेस वेंट इनटू इट एज फार एज अफगान तालिबान, झंडा पहली बार तो बदला जा चुका झंडा। ये झंडा पहली बार ना बदला, तो न जाने कितनी बार ये झंडा तो न जाने कितनी बार बदला जा चुका है। 15-16 दफा चेंज हुआ। कई दफा अफगानिस्तान का झंडा दुनिया में जितनी दफा चेंज हुआ है, किसी मुल्क का नहीं हुआ। इट्स नॉट अ कांस्टेंट। हाँ, अच्छा,
जी अली जैसे फ्रांस का है या ब्रिटेन का है, अच्छा रशिया का है या तो सर मेरा अमेरिका मेरा का जो है कौन सा? मेरा आखिरी जो सवाल है वो ये है, और बल्कि मेरा ये सवाल ना बेसिकली ब्रिगेडियर साहब आपसे भी है और आयशा आपसे भी है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसको वन लाइनर करें ताकि मैं इसको आई हैव टू रैप दिस अप, और वो ये है कि दुनिया के लिए इतना मुश्किल क्यों ये एक्सेप्ट करना कि तालिबान जो है अगर वो हुकूमत में आ जाएंगे, ये वेस्टर्न को ले लें, ये इंडिया को ले लें, चलिए इनके इंटरेस्ट तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस तरह से पोर्ट्रे क्यों किया जा रहा है कि बड़े कोई जालिम लोग हैं, बड़े कोई ऐसे लोग हैं, ये दाढ़ी वाले आ गए हैं, ये इस तरह करके हो गया। आखिर इन लोगों के लिए इतना मुश्किल ये वेस्टर्न सोसाइटी के लिए, और ये बल्कि वेस्टर्न क्या हमारे कुछ मुसलमान मुल्क भी हैं, और उसमें खैर इंडिया के तो मसाइल कुछ और है ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा लूजर है इस पूरी जंग में। ये इन लोगों के लिए क्यों इतना मुश्किल है इन चीजों को एक्सेप्ट करना? देखें 1996 के बाद जो अमेरिकन थिंक टैंक्स थे उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, फ्यूचर वॉर क्या होगी, और फ्यूचर वॉर में उन्होंने आइडेंटिफाई किया द थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, और उन्होंने फोकस किया कि ये थ्रेट जो है ये एग्जिस्ट करती है अफगानिस्तान में इन द फॉर्म ऑफ अफगान मुजाहिदीन एंड तालिबान, कश्मीर के फ्रीडम स्ट्रगल में जिसकी पाकिस्तान पूरी मदद उस जमाने में कर रहा था। दीज वर द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट वर आइडेंटिफाइड। और फिर आप देखें इनका अलायंस कैसे बना, इंडिया भी इनके साथ मिल गया, कश्मीर को लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ, तालिबान को टेररिस्ट बना दिया गया, और फिर 9/11 भी लंप कर दिया कुछ पाकिस्तान के खाते में और बाकी जो है अफगानिस्तान के खाते में, तालिबान के खाते में। हालांकि ऐसे नहीं था, उन लोगों ने ट्रेनिंग भी वहां पे ली थी, अंग्रेजी भी वहां पर बोलते थे। नन ऑफ देम वाज अफगान और पाकिस्तान जिन्होंने ये किया था। तो इस पे हम बहुत लंबे प्रोग्राम कर सकते हैं, बड़े प्रूफ के साथ कर सकते हैं। तो ये एक इन्होंने परसेप्शन बनाई थी। मेन मकसद इनका ये था टू कम कि किसी बहाने से हम अफगानिस्तान में आके बैठ जाएं, उनकी रिसोर्सेज को कंट्रोल करें, एंड वी बिकम अ ब्लॉकिंग पोजीशन लगा दें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडियन ओशन के दरमियान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे भी इसकी बड़ी नजर थी। इस वजह से इन्होंने अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, रखा। जब सोवियत यूनियन वहां से गया तो इन्होंने पाकिस्तान को भी छोड़ दिया। They wanted to keep this region destabilized, and then they further destabilized it with the invasion of Afghanistan after 9/11. अब जाके जिस हालात में वो जा रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, the world is watching it, and they are not happy. They will Okay, आयशा, यही वाला सवाल मेरा आपसे कि ये क्यों इतना मुश्किल है ये हजम करना कि दाढ़ी वाले लोग और आपकी तरह का लिबास नहीं पहनते तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप हमारी तरह का लिबास पहन लें, टाइयां लगा लें, सूट पहन लें और क्लीन शेव करा लें तो हम आपके साथ सेटल हो सकते हैं। आप उसके उस माइंड सेट के साथ, उस अटायर के साथ आप जितने बड़े मर्जी एक्सट्रीमिस्ट हो वो मुआशरे को और दुनिया को कबूल है, लेकिन ये जो आपका जो आपकी जो अपीयरेंस है ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवालिया निशान ये है कि आप इनको देखिए ये लोग दिखते कैसे हैं। ये मतलब बड़ा लोगों का जो है ना एक क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा कि इनको देखिए ये लोग दिखते किस तरह के, ये लोग जाहिल और गंवार और इस तरह के दाढ़ियों वाले लोग जो हैं वो आगे। आयशा, आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। अली देखें, बेसिकली जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की है ना कि ये इन्होंने एक माइंडसेट बनाया था ना अपनी एक सोसाइटी का, और उस सोसाइटी का हिस्सा वो हमारे कुछ लोग भी हैं कि हमारे लोग भी यही समझते हैं कि इनका यहाँ पे आना ठीक नहीं है। कुछ ये लोग भी वहाँ के वेस्ट के ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक अजीब सी एक बट आई पर्सनली फील के इनको ज्यादा डिमोनाइज भी किया गया। क्यों सर, आप क्या समझते हैं, इनको ज्यादा डिमोनाइज भी किया गया है ना? देखें, सैमुअल हंटिंगटन wrote a book, The Clash of Civilizations. हाँ, exactly, that's and he said that civilizations will lead to the next great war. Now we are just over with the next great war. Yes, it's just ended. ठीक है, और खुदा का शुक्र है हम भी सलामत रहे हैं, because that great war was also against Pakistan. We also fought it. ये इनको हजम नहीं होगा और it will not. But आपको मैं हिस्ट्री का एग्जांपल दे दूं. Let's take the example of Germany. After the disgrace they faced in the Treaty of Versailles, they rose from the ashes once again, and
then came the Second World War and the Nazi time and all that. And then they again had to surrender at the end of Second World War. But look where Germany is now. Look where Vietnam is now. True. Vietnam, in the past 40 years, unprecedented development. Unprecedented development. चलिए, आप लोग का बहुत शुक्रिया। Vietnamese are taking their revenge. And inshallah, time will come. The Afghans will also be on the trajectory of unprecedented development because they've got reservoirs, they've got resources, and they're linked with some very rich areas of the world, like Central Asia, transits through Pakistan. And you know, ये सारा कुछ, ये जब ये click कर जाएगा, ये economic cycle चल पड़ेगा. In this entire region, I'm telling you, Pakistan, Afghanistan, and the Central Asian republics in the next 20 years will rival Europe. Right, They will that's rival Europe. Thank you, Brigadier Saab, for your time, and thank you, Aisha. Actually, ये जो मेरा आखिरी सवाल था वो इस वजह से था कि इस वक्त जो दुनिया में बहस चल रही है ना, ये चल रही है कि इन लोगों के हुलिये देखें, इन लोगों के ये देखें, ये शायद एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, लेकिन फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि इसराइल भी हमारे सामने है, उसका स्टेट टेररिज्म है। आजकल हमारे पास इंडिया की जो वीडियोज आती हैं जिसमें मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है, वो स्टेट टेररिज्म है। हम तमाम चीज़ों से वी आर ओके विद इट। कश्मीर में लोग मरते रहें, लोग शहीद होते रहें, जो मर्जी होता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। अब इसराइल ने जो है दोबारा बमबारी शुरू कर दी है गजा स्ट्रिप पर, उससे भी हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी वाला आ जाता है, उसने कोई डिफरेंट किस्म के कपड़े पहने हुए जो मेरे और आपके जैसे कपड़े नहीं है, तो वो हमारे लिए एक दहशतगर्द है। ये जो ये और अगर हम इसको कह लें, जब हम वेस्ट की बात करते हैं कि वेस्ट इस तरह से जुल्म करता है और ये कहता है, तो फिर हमें ये कहा जाता है कि जी देखें जी वो पावरफुल है, वो ये कर सकते हैं। तो अगर तो असूल यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर यही असूल तालिबान को भी अपनाने दे और उनको भी करने दे। हम किसी के साथ नहीं है, हमारी सपोर्ट किसी के साथ नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ ये है कि हम एक पीसफुल ये जो है वो खित्ता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान, जिस तरह के वज़ीर आज़म साहब हमेशा से कहते रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वो कहते हैं, अब भी वो ये कहते हैं कि पीसफुल अफगानिस्तान का मतलब पीसफुल पाकिस्तान है। जितना पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस है, उतना शायद दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं चाहता। इस उम्मीद के साथ एक नए प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।